नमस्कार। मैं हरनाथ सिंह, देवना इंटर कॉलेज कुरावली मैनपुरी। कक्षा 11 में जो हमारा चैप्टर चल रहा है न्यूटन के गति विषयक नियम, उसमें मैंने काफ़ी चीज़ें पढ़ाई, लेकिन मेनली जो हमारा टॉपिक करंट जो चल रहा था लास्ट टॉपिक में, लास्ट वीडियो में, वो घर्षण के बारे में बताया था। घर्षण क्या होता है ये मैंने बताया था। घर्षण के प्रकार बताए थे, जिसमें हमने स्थैतिक घर्षण के बारे में चर्चा की थी। स्थैतिक घर्षण की जो अधिकतम अवस्था होती है, जिसके बाद पिंड गति करने की अवस्था में आ जाता है, जिसके तुरंत बाद पिंड गति करने की अवस्था में आ जाता है, वो हमारा होता है सीमांत घर्षण। और सीमांत घर्षण के बाद जो हमें आज पढ़ाना है वो गतिक घर्षण पढ़ाना है। गतिक घर्षण के नियम पढ़ाने हैं और उसमें हमारा ये जो घर्षण है वो किन किन परिस्थितियों में लाभकारी होता है, किन किन परिस्थितियों में हमारे लिए ये हानिकारी होता है, इसके बारे में हम आपको चर्चा करेंगे। तो देखिए, ये उससे पहले बीच में एक हमने चीज़ और बताई थी, घर्षण कोण। थोड़ा सा घर्षण कोण के बारे में चर्चा कर लेते हैं। घर्षण कोण, इसको देख लीजिए। देखिए, ये कोई तल है जिसके ऊपर ये वस्तु रखी हुई है। ये वस्तु रखी हुई है, इसको हम बल लगा के खींच रहे हैं, तो क्या होगा, इसमें यहाँ पे घर्षण पैदा होगा, घर्षण बल पैदा होगा। इसका प्रतिक्रिया बल ऊपर की तरफ होगा, क्योंकि भार नीचे की तरफ कर रहा है, कार्य कर रहा है, mg। इसका और इसका परिणामी बल, प्रतिक्रिया बल, और इसका परिणामी बल ये होगा S। S जो ऊर्ध्व से जो कोण बनाता है, इसको कहते हैं घर्षण कोण। तो यहां पे जो थीटा है वो हमारा घर्षण कोण है। घर्षण कोण, ये थीटा, ठीक है। और इसमें ये चीज देखिए, इसको हम लिख क्या सकते हैं, टेन थीटा बराबर ये एफ एस अपॉन आर। और एफ एस किसके बराबर होता है, ये म्यू एस इंटू आर अपॉन आर। आर कैंसिल हो जाएगा, तो टेन थीटा बराबर म्यू एस। कहने का मतलब है कि घर्षण कोण की स्पर्शज्या स्थैतिक घर्षण गुणांक के बराबर होती है, और थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स म्यू एस। ये जो था वो घर्षण कोण था। अब हम आते हैं गतिक घर्षण पर। देखिए, गतिक घर्षण में क्या होता है, जब कोई वस्तु गति अवस्था में होती है तो उनके पृष्ठों के बीच लगने वाले विरोधी बल को, लगने वाले विपरीत बल को, गति के दिशा में लगने वाले विपरीत बल को हम घर्षण बल कहते हैं। और वो घर्षण बल जो होता है वो गतिक घर्षण बल होता है, और इस घटना को हम कहते हैं गतिक घर्षण। तो देखिए, अगर हम थोड़ी सी तुलना करें स्थैतिक घर्षण और गतिक घर्षण में, तो देखिए क्या होता है। ये देखिए, देखिए ये स्थिति है यहां तक, ये देखिए, ये बाहरी आरोपित बल, और ये है हमारा घर्षण बल, इसको हम लिखेंगे घर्षण बल। घर्षण बल, ये यहां तक ये जो स्थिति है वो सीमांत घर्षण की है। ये सीमांत घर्षण, सीमांत घर्षण।
और यहाँ पे इस रीजन में जो एफ होता है वो समानुपाती होता है इसके, एफ एस के। जितना ज़्यादा हम बल लगाएंगे उतना ही हमारा घर्षण बल ज़्यादा होगा। और इस स्थिति में, यहाँ पर स्थिति में, यहाँ पर एफ एस इज इक्वल टू हो जाता है म्यू एस इंटू आर, इस स्थिति में। ये और ये यहाँ पे ये जो रीजन है वो स्थैतिक घर्षण का है, स्थैतिक घर्षण का है। और ये है वो गतिक घर्षण है, गतिक घर्षण। इधर का रीजन जो है वो गतिक घर्षण का है। तो देखिए जैसा ग्राफ से आपको लग रहा है, स्थैतिक घर्षण का यहाँ तक वस्तु विराम अवस्था में रहेगी और इसके बाद तुरंत गति करना स्टार्ट कर देगी, तब उसका जो हमारा घर्षण बल है वो कम हो जाता है और इधर हमारा गतिक घर्षण स्टार्ट हो जाता है। तो ये हमने पहले ही बताया था कि स्थैतिक घर्षण का जो अधिकतम मान होता है वो सीमांत घर्षण होता है। ये जो स्थिति है वो सीमांत घर्षण की है। आज हम बात जो कर रहे हैं वो इस वाले रीजन की कर रहे हैं, गतिक घर्षण या गत्यात्मक घर्षण कह लीजिए। तो ये गतिक घर्षण क्या होता है, जब कोई वस्तु गति अवस्था में होती है तो उनके पृष्ठों के बीच लगने वाले घर्षण बल को गतिक घर्षण बल कहते हैं और इस घटना को गतिक घर्षण कहते हैं। तो ये गतिक घर्षण, ये कोई वस्तु है जो गति अवस्था में है, विराम अवस्था में नहीं है, गति कर रही है, ये इस तरह से गति में, गति अवस्था, ये गति अवस्था में इसका mg नीचे की तरफ, भार प्रतिक्रिया बल ऊपर की तरफ और ये इधर की तरफ लगेगा एफ के, ये गतिक घर्षण बल, ये गतिक घर्षण बल। और इसको बाहरी बल से इसको खींचा जा रहा है, बल से खींचा जा रहा है। तो इसके गतिक घर्षण के भी नियम है। गतिक घर्षण के नियम क्या है? पहला नियम तो है कि ये जो गतिक घर्षण है वो पृष्ठीय क्षेत्रफल होते हैं, वस्तुओं के जो संपर्क क्षेत्रफल होते हैं उन पर निर्भर नहीं करता। दूसरा, इसके पृष्ठों की प्रकृति पर निर्भर करता है, प्रकृति पर निर्भर करता है। अगर इनके पृष्ठ खुरदरे हैं तो गतिक घर्षण ज़्यादा होगा। तीसरा जो मुख्य नियम है जिसको हम क्वेश्चंस करते हैं कि जो गतिक घर्षण का जो मान होता है, गतिक घर्षण का वो जो मान होता है वो प्रतिक्रिया बल के अनुक्रमानुपाती होता है। ये चीज़ मुख्य है, एफ के समानुपाती होता है प्रतिक्रिया बल के। और एफ के इज इक्वल टू म्यू के इंटू आर, म्यू के इंटू आर, जहाँ म्यू के क्या है, म्यू के हमारा एक समानुपाती नियतांक है जिसको हम गतिक घर्षण गुणांक कहते हैं, गतिक घर्षण गुणांक, गतिक घर्षण गुणांक। जैसा कि स्थैतिक घर्षण गुणांक विमाहीन राशि थी, इस तरह से ये भी एक विमाहीन राशि है, विमाहीन राशि। तो इस तरह से ये हमारा एफ के बराबर म्यू के इंटू आर आ जाता है। और म्यू के का जो मान होता है वो म्यू एस से कम होता है, म्यू एस से कम होता है। स्थैतिक घर्षण गुणांक अधिक होता है, ये घर्षण गुणांक कम होता है। तो ये हमारा गतिक घर्षण निकला, जबकि हमने पीछे स्थैतिक घर्षण निकाला था वो हमारा एफ एस इक्वल टू म्यू एस इंटू आर निकला था। तो ये स्थैतिक घर्षण था, ये गतिक घर्षण था। तो इस पर आधारित हम बहुत सारे क्वेश्चन भी करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये आपको समझ में आ गया होगा गतिक घर्षण। और दूसरा इसका उपयोग, ये जो है वो लाभकारी कैसे है। देखिए लाभकारी ये है कि जैसे हम फर्श पर चलते हैं तो वहाँ पर घर्षण होना चाहिए, मतलब पृष्ठों के बीच में, अगर अन्यथा हमारा चलना मुश्किल होगा। सड़क पर जब हम गाड़ी में ब्रेक लगाते हैं तो सड़क, टायर और सड़क के बीच में घर्षण होना चाहिए, क्योंकि
अगर हम ब्रेक लगाएंगे और घर्षण नहीं होगा तो हमारी गाड़ी नहीं रुक पाएगी। तो इस वजह से घर्षण हमारे लिए लाभकारी है इन कुछ घटनाओं में। जबकि नुकसानदायक कहाँ पर है कि जैसे हम इंजन है, इंजन में कोई जब पिस्टन चलता है उसके अंदर सिलेंडर के अंदर, तो क्या होता है लुब्रिकेंट जब वो ऐसा हो जाता है, चिकनाहट उसमें कम हो जाती है, तो उसमें ज़्यादा वो पैदा होता है, घर्षण ज़्यादा पैदा होता है, घर्षण बल ज़्यादा पैदा होता है, जिससे क्या होता है वो सिस्टम है वो गर्म हो जाता है और दुर्घटना होने की घटना हो जाती है। कहीं पे भी रगड़ से, कभी कभी आपने देखा होगा जो हमारे थ्रेशरिंग मशीन होती है, थ्रेशरिंग मशीन में भी जब जो लाख होता है, जिसको हम गेहूँ होता है जो गीला होता है, तो उसके अंदर भी घर्षण पैदा होने से क्या होता है उसमें आग लग जाती है। तो इस तरह से घर्षण हमारे लिए लाभकारी भी है और घर्षण हमारे लिए नुकसानदायक भी है। अब हम आपको हमने जो पीछे घटनाएं पढ़ी जिसमें घर्षण जो किसी चिकने समतल पर गति या इस तरह की कुछ घटनाएं पढ़ी थी जिसमें हमने घर्षण बल को इग्नोर कर दिया था, मतलब हमने घर्षण बल नहीं लगाया था। अब यहाँ पे हम कुछ उदाहरण ले रहे हैं जिसमें घर्षण बल भी कार्य कर रहा है, उन उदाहरणों को जरा देख लीजिए, उसके बाद हम फिर बाद में न्यूमेरिकल पे आएंगे। तो देखिए एक उदाहरण हम ये ले रहे हैं, ये देखिए एक ये तल है, ये M है, M1 और एक ये है M2। तो देखिए इसमें ये गति यूं हो रही है इस तरह से M1G, तो ये A नीचे गति हो रही, तो इसमें तनाव T होगा, तो यहाँ पे भी T होगा, यहाँ तनाव T होगा और यहाँ पे भी T होगा इस तरह से, ठीक है। ये पुली है इस तरह से। अब देखिए ये पृष्ठ खुरदरा है, खुरदरा है, तो इसमें से जब ये गति इधर की तरफ करेगा ए वेग से, ए त्वरण से, तो इसमें M2G नीचे की तरफ कार्य करेगा और R ऊपर की तरफ कार्य करेगा। तो इसमें घर्षण, गतिक घर्षण F के, ये F के इधर की तरफ कार्य करेगा, गति हो रही है, ठीक है। M1 M2 पिंड के द्रव्यमान है। तो पहले हम इसकी बात करते हैं, इस पर इसकी बात करते हैं, इस पर गति इधर की हो रही है M2, ठीक। इस पर तनाव इधर की तरफ लग रहा है T, A इधर की तरफ हो रहा है और ये F के, ये M2G इधर की तरफ और ये R इधर की तरफ। इसके बारे में हम जब लिखेंगे तो क्या होगा, इसका कोई लेना देना नहीं है गति से, M2G इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक। लेकिन एफ के लिए प्रयोग होगा, यहाँ पे T इक्वल टू क्या होगा, T माइनस एफ के इक्वल टू M2A, और एफ के क्या हो जाएगा, T इक्वल टू माइनस म्यू के इंटू R इक्वल टू M2A, और T इक्वल टू माइनस म्यू के इंटू M2G इक्वल टू M2A। ये हमारा पहला समीकरण। और दूसरे वाले केस में इसमें क्या होगा, ये वस्तु है M1G नीचे की तरफ, ठीक, तनाव इसमें ऊपर की तरफ और ये नीचे की तरफ। तो जब हम इसको हल करेंगे तो क्या होगा, ये M1G माइनस T इक्वल टू M1A, ये दूसरा समीकरण हो गया।
इन समीकरणों को जब हम हल कर लेंगे, हल करने के बाद हमारे इसमें तनाव निकल आएगा, इस दूरी में जो तनाव पैदा होगा, और इसमें त्वरण उत्पन्न हो जाएगा। पिछली घटनाओं में हम इसको नज़रअंदाज कर रहे थे, इसको नज़रअंदाज कर रहे थे, क्योंकि हम क्या कर सोच रहे थे कि ये हमारा पृष्ठ है वो कैसा है, चिकना है। अब दूसरा केस लेते हैं, उसको देखिए, समझिए। कोई नत समतल है, उस पर हम किसी पिंड को गति कराते हैं, ऊपर खींच के ले जा रहे हैं, तो क्या स्थिति होगी। देखिए ये स्थिति है, ये हमारा दूसरा उदाहरण है, और ये इसको हम F1 से ले जा रहे हूँ, तो हमें इसमें उत्पन्न त्वरण ज्ञात करना है, कितना होगा उत्पन्न त्वरण ज्ञात। तो देखिए इसमें प्रतिक्रिया बल ये होगा R, और mg नीचे की तरफ कार्य करेगा, ये होगा mg cos थीटा, तो ये कोण थीटा है, ये कोण थीटा है। इधर की तरफ mg sin थीटा, और चूंकि गति इधर की तरफ हो रही है तो इस वजह से ये भी होगा f के गति अवस्था। तो गति अवस्था में ये मैं ले रहा हूं गति अवस्था में, तो हमें त्वरण निकालना है। तो देखिए जो इसके ऊपर बल होगा F इक्वल टू गति कर रहा है वो होगा ma। अब कौन बड़ा है, हमारा F बड़ा है, तो F ऊपर की तरफ गति हो रही है, तो F माइनस mg साइन थीटा माइनस F के इक्वल टू ma ये होगा, और F माइनस mg साइन थीटा माइनस ये हो जाएगा म्यू के इंटू आर इक्वल टू एम, और F माइनस mg साइन थीटा माइनस ये म्यू के इंटू mg इक्वल टू एम। तो उत्पन्न जो त्वरण होगा वो होगा इसमें F माइनस mg साइन थीटा माइनस म्यू के mg अपॉन m, ये हमारा सूत्र निकल के आएगा। अब मान लीजिए गति अवस्था नहीं हो रही है, बिल्कुल विराम अवस्था में, तो क्या होगा, ये चीज ये गति अवस्था विराम अवस्था में, और विराम अवस्था में तो क्या होगा, इसके ऊपर mg तो नीचे की तरफ कार्य करेगा और r इधर की तरफ कार्य करेगा, ये कोण थीटा होगा, तो ये हो जाएगा mg cos थीटा, और ये हो जाएगा mg sin थीटा। और इसमें जो क्यों गति करने की अवस्था इधर की तरफ होगी और संतुलन के बना रहेगा, तो ये हो जाएगा Fs स्थितिक घर्षण। तो देखिए R बराबर mg cos थीटा, और इसमें ये देखिए इसको mg sin थीटा, Fs माइनस mg sin थीटा इज इक्वल टू m इंटू 0। तो Fs बराबर mg अगर आप इसको कैलकुलेट करें तो ये निकल के आएगा म्यू एस एम जी कॉस थीटा इक्वल टू एम जी साइन थीटा।
तो एम जी कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से जो टेन थीटा निकल के आएगा वो निकलेगा आएगा म्यू एस के बराबर। इस कोण का झुकाव, इसको संतुलन बनाए रखने के लिए इस कोण का झुकाव इनके बीच लगने वाला जो घर्षण होता है उस पर निर्भर करता है। तो ये चीज़ हमने आपके सामने निकाल के बताई जिसमें कि घर्षण बल कार्य करता है। तो मैं अगली वीडियो में कुछ और उदाहरण लेके आऊँगा और इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कराऊँगा। तो मैं समझता हूँ और उस वीडियो को आप ज़रूर देखें क्योंकि वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन से आधारित होगी और ये आप अच्छी तरह जान लें कि न्यूटन्स के लॉ मैकेनिक्स के मतलब मेन पार्ट हमारा मैकेनिक्स का इन न्यूटन्स के लॉ से ही संबंधित होते हैं। और ये हमारा जो घर्षण चल रहा है ये न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का लास्ट टॉपिक है जिसमें हमने इन चीज़ों को समझाया। तो मैं समझता हूँ कि ये आपको वीडियो पसंद आई होगी, आप इसको पसंद करें और लोगों को भी बताएं। धन्यवाद।